बच्चा आज का सेशन हम स्टार्ट करते। देखिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्रिमिनल लॉस, यू हैव रेड इन डिटेल अबाउट द मेंस रिया, एक्टस रिया, यू रेड अबाउट द थेफ्ट, मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, सो एंड सो चैप्टर्स जो फ्लैट कंसोर्शियम आपसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। बट दैट चैप्टर्स आर नॉट इनफ। उसके अलावा हम जब एक क्राइम होता है तो जो क्रिमिनल होता है उसे कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे, उसे कैसे अरेस्ट करेंगे, कौन होगी अरेस्ट ऑफ अथॉरिटीज, क्या उसे वारंट के द्वारा अरेस्ट करा जाएगा विदाउट वारंट, ये सब समझने के लिए हर एक क्लैट एस्पिरेंट से जो कंसोर्शियम में बेसिक नॉलेज एक्सपेक्ट करता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, व्हाट इज समन केस, व्हाट इज वारंट केस, सो एंड सो। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चा हमें मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। अब आपने सीआरपीसी के बारे में तो सुना होगा, तो जो आपकी सीआरपीसी थी उसको अमेंड कर दिया था इन 2023 बाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे हम BNSSB कहते हैं। बिकॉज उसमें कुछ लूपहोल्स इन सच दैट टाइम चेंज हो गया है, सो वी नीड न्यू टेक टू डील विद द क्राइम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन, न्यू प्रोसीजरल लॉस। तो उसी के लिए हमें चेंज करने की जरूरत पड़ी थी। मेजर कुछ चेंज नहीं हुआ, बेसिक सा चेंज हुआ है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में। लेकिन आज का जो हमारा सेशन होने वाला है जो मिसलेनियस टॉपिक्स पे, उसका पर्पस ये था कि देखिए आपने आपकी मास्टर तो कर लिया लॉ ऑफ टॉर्ट, क्रिमिनल लॉ, योर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके अलावा भी हमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक समझने की जरूरत है। वी आर टॉकिंग अबाउट क्लैट एग्जामिनेशन, बिकॉज ये टॉपिक्स न्यूज में बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं साल भर, तो दिस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर लीगल करंट अफेयर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। सो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चा सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं जो आज की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थी, इसने किसको रिप्लेस करा था बच्चा? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को, ठीक है। अब जो भी ये प्रोसीजरल लॉस है, देखिए जो भी थियोरेटिकल लॉस होते हैं जिसमें लिखा होता है कि क्राइम क्या होगा, इससे रिलेटेड लॉ क्या है, वो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं। लेकिन जिसमें कैसे उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, कैसे अरेस्ट होगा, कैसे एविडेंसेस एक्सेप्ट होंगे, ये सब बच्चा प्रोसीजरल लॉ में होता है और कोर्ट आपकी प्रोसीजरल लॉ से चलती है, ठीक है। आप एनएलयू में जाके पढ़ लेंगे डिटेल में प्रोसीजरल लॉ, लेकिन बेसिक सा हमें पता होना चाहिए। तो आपको बच्चा कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। आपको पता है कभी हम इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल की बात करते हैं तो लेमैन को ये तीनों टर्म्स सेम लगेगी बच्चा, बट ये तीनों टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब होता है? तो बच्चा जब भी क्राइम होता है ना, तो इन्वेस्टिगेशन पहली स्टेप होती है, पहली स्टेज होती है। द इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर। इन्वेस्टिगेशन में देखा जाता है, एविडेंसेस कलेक्ट करे जाते हैं दैट उस पर्सन ने क्राइम करा या नहीं करा। ये पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करने का। जब पुलिस अपना काम कर लेती है इन्वेस्टिगेशन का, उसके बाद बच्चा आती है दूसरी स्टेज, वो होती है इंक्वायरी। अब जो आपकी इंक्वायरी होती है वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो कंडक्ट करवाते हैं मैजिस्ट्रेट। तो इंक्वायरी का क्या मतलब है मैम? हमें तो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जैसी ही लगती थी, बट दिस टू आर डिफरेंट। हाउ? सी देखिए इन्वेस्टिगेशन में इतना तो आपको समझ में आ गया कि एविडेंसेस कलेक्ट होते हैं, छानबीन होती है, कभी एकदम नॉर्मल लेमैन की लैंग्वेज में हम बोले। सो इन इंक्वायरी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती है जहां पर जज ये इंश्योर करते हैं बिफोर गोइंग ऑन ट्रायल दैट देयर आर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट पर्सन इज गिल्टी। मतलब ट्रायल चालू होने से पहले जज खुद को ये मेक श्योर करते हैं इंक्वायरी करके कि सच में इस पर्सन के खिलाफ जो भी यहाँ पर एविडेंसेस प्रेजेंट करे गए, इस पर्सन के खिलाफ जो भी यहाँ पे ग्राउंड्स लगाए गए, एलिगेशंस लगाए गए, कि वो सच में ट्रू है, सच में प्राइमा फेसी है या नहीं है। मतलब यहाँ पे जज खुद को इंश्योर करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द ट्रायल, ठीक है। अब ट्रायल क्या होता है? तो बच्चा ट्रायल का मतलब होता है जुडिशियल एडजुडिकेशन ऑफ अ पर्सन्स गिल्ट और इनोसेंस। ट्रायल में ये प्रूफ होता है कि पर्सन ने वो क्राइम करा है या नहीं करा है। इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ऑफिसर्स खुद को संतुष्ट करते हैं, एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं, पुलिस का काम इन्वेस्टिगेशन पे खत्म हो जाता है, इंक्वायरी पे काम चालू होता है जज साहब का, मैजिस्ट्रेट का। वो इंश्योर करते
दैट ये पर्सन को जहां पे प्रेजेंट करके रखा है सच में इसके खिलाफ कुछ केस बन सकता है या नहीं, चार्जेस बन सकते हैं या नहीं। जैसे ही जज खुद को इंश्योर कर लेते हैं फिर ट्रायल चालू हो जाता है, फिर पार्टीज प्रूफ करती है उसने क्राइम करा है, उसने क्राइम नहीं करा है। इतना आपको समझ में आया? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो भी आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेशन जो होने वाला है लीगल रीजनिंग का, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इट कम्स टू दी BNSS, वो है बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो बेलेबल नॉन बेलेबल समझाने से पहले मैं आपको टर्म बेल समझाना चाहूंगी, ठीक है। हम सब ने आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है। क्या कहता है आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। बट कभी उस लॉ ने प्रोसीजरल तरीके से उस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल कर ली है। बट जिस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी कर्टेल हुए कहीं ना कहीं, कभी मान लीजिए वो इनोसेंट है, उसने वो क्राइम ही नहीं करा और फिर भी आप उस पर्सन को जेल में रख रहे हो, तो कितना बड़ा उसके लीगल राइट का वॉयलेशन है, कितना बड़ा उसके फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 का वॉयलेशन है। तो जब एक पर्सन पे थोड़े से पुलिस ऑफिसर्स को डाउट हो या कोर्ट को ऐसा लगे कि इस पर्सन की संभावना इस पर्सन ने क्राइम नहीं करा है और ये पर्सन देश छोड़ के नहीं भागेंगे, ये पर्सन कुछ एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, तो वहां पर उस पर्सन को बेल दी जाती है। बेल का मतलब ये नहीं होता कि इसको हमेशा के लिए रिलीज कर देना, बेल टेम्पररी रिलीज होता है फ्रॉम योर जुडिशियल कस्टडी और फ्रॉम योर पुलिस कस्टडी, ठीक है। अब बच्चा बेल समझने से पहले आपको एक और कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, दैट हमारे देश में माना जाता है दैट बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। मतलब हर एक इंसान को बेल मिलनी चाहिए, जिससे थोड़ा सा भी कभी ऐसा डाउट हो कि इस पर्सन ने क्राइम नहीं करा है तो उसको तुरंत बेल मिलनी चाहिए और जेल में कम लोगों को रखना चाहिए। लेकिन यही कॉन्सेप्ट जब हम नेशनल सिक्योरिटी लॉस की बात करते हैं, जो आपने बहुत बार हिंदू में देखा होगा, UAPS ड्रैकोनियन लॉ सो एंड सो, बट ठीक है UAPA को बहुत क्रिटिसाइज करा जाता है। सो उन केसेस में क्या होता है, वो वहां पे जो भी क्राइम होता है उनको सीरियस क्राइम माना जाता है, वहां पर आसानी से बेल नहीं मिलती है, ठीक है। सो आप समझते हैं बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस में मतलब बहुत सिंपल सा मतलब है बच्चा। तो जो भी ऑफेंस, ठीक है, जहां पर जो ऑफेंडर होते हैं या जो अक्यूज्ड पर्सन होते हैं, वो पर्सन का कभी वहां पर बेल लेना खुद राइट है, एज अ मैटर ऑफ राइट, तो वो बेलेबल ऑफेंस हो जाएंगे। मतलब जो पेटी ऑफेंसेस होते हैं जहां पर लॉ में खुद लिखा है किस पर्सन को बेल पे छोड़ दिया जाएगा, फाइन पर छोड़ दिया जाएगा, और कभी वो नहीं क्राइटेरिया पूरा कर पाता फिर उसको जेल में रखा जाएगा। तो जहां पर खुद जो ऑफेंसेस में बेल का राइट दिया गया, दैट आर बेलेबल ऑफेंस। लेकिन कुछ सीरियस ऑफेंसेस होते हैं जहां पर डायरेक्ट बेल नहीं मिलती है, दैट आर नॉन बेलेबल ऑफेंस। उनके लिए आपको बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई करना होता है। कभी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल अथॉरिटीज को लगता है कि हाँ आपको बेल मिलनी चाहिए, तो फिर आपको बेल मिलती है। तो यहाँ पर जो बेलेबल ऑफेंस में बेल कौन दे देता है? जो आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो आपको बेल ग्रांट करते हैं और द कोर्ट। फर्दर जो नॉन बेलेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर डिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते, अरे इसने तो मर्डर करा है पर मुझे नहीं लगता इसने मर्डर करा, इसको बेल मत दो, क्योंकि मर्डर खुद अपने आप में नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो यहाँ पर कोर्ट ये डिसाइड करेगी इस पर्सन को बेल देना है या नहीं देना। कुछ बच्चे क्या समझते कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में कभी बेल मिलेगी, नहीं बच्चा, ऐसा नहीं होता है, वहां पर भी बेल मिलती, बट किसके डिस्क्रिप्शन पर? कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? कोर्ट के अब फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चीजें चेंज हो सकती है। अब कोई बहुत ज्यादा हीनियस किसी ने क्राइम करा है, उसको बेल नहीं मिलेगी, और बहुत ज्यादा संभावना है कि ये पर्सन बाहर जाकर भी क्राइम करेगा और ये एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा, ऐसे पर्सन को बेल नहीं मिलेगी। कोई ऐसा पर्सन है जो इनोसेंट है, उससे हो सकता है कुछ क्राइम गलती से हो गया हो, गलती से, आई मीन क्राइम गलती से नहीं होता, मतलब वहां पे उसका मेंस रिया ना, इंटेंशन ना हो, और वो चीज कोर्ट में प्रूफ हो जाए, तो फिर उस केस में भी इस पर्सन को बेल मिल सकती है, क्योंकि वो पर्सन नो लॉन्गर थ्रेट टू सोसाइटी, वो पर्सन नहीं है। तो इस ऐसे पर्सन को पर्सनल लिबर्टी उनकी कर्टेल करना कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, तो ऐसे पर्सन्स को बेल मिल जानी चाहिए।
तो सीरियसनेस क्या होती है, बेलेबल ऑफेंस में लेस सीरियस क्राइम होते हैं, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में मोर सीरियस क्राइम होते हैं। एग्जाम्पल माइनर ऑफेंस, और जो ज्यादा सीरियस क्राइम्स क्या होते हैं, मर्डर, रेप एंड किडनैपिंग एंड सो ऑन। ठीक है, चल अब बच्चे एक और टर्म हमें बहुत परेशान करती है, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो क्या मतलब होता है कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल? इसके लिए आपको थोड़ा हिंदी फिल्म के सीन विजिट करने पड़ेंगे। पुलिस ऑफिसर आते हैं, ठीक है, तो जो जिस पर्सन को अरेस्ट करने आते हैं, तो कोई पढ़ा लिखा पर्सन होता है, तो वो यही बोलता है कि पुलिस ऑफिसर आप कैसे मुझे अरेस्ट करके ले जा सकते हो, आप अरेस्ट वारंट हमें दिखाइए। तो बच्चा क्या होता है ये अरेस्ट वारंट? ठीक है, तो वो अरेस्ट वारंट को समझने के लिए आपको कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए वारंट क्या होता है? वारंट मतलब किसी पर्सन की कोर्ट में अटेंडेंस, किसी पर्सन की पुलिस स्टेशन में अटेंडेंस, पूछताछ करने के लिए वारंट इशू होते हैं। ठीक है, सो कॉग्निजेबल क्राइम्स वो क्राइम होते हैं जहां पर पुलिस के पास ये पूरा हक होता है, पुलिस ऑफिसर के पास वो पूरी अथॉरिटी होती है कि वो किसी अक्यूज्ड पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब वारंट इशू कौन करता है? तो बच्चा जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, जो जज होते हैं, वो वारंट इशू करते हैं कि हाँ इस पर्सन को अब जज कोर्ट के सामने ला, इस पर्सन को पुलिस स्टेशन में ले जाके उनसे पूछताछ करो। ठीक है, तो जहां पर मैजिस्ट्रेट का अप्रूवल जरूरी नहीं है, जहां पर सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जहां पर कुछ हीनियस क्राइम हुआ है, अब इतना समय नहीं है कि हम मजिस्ट्रेट सर का अप्रूवल लेके आए, वारंट लेके आए, फिर उस पर्सन को अरेस्ट करे। सीधा हमें दिख रहा है उस पर्सन ने क्राइम करा। तो जहां पे ज्यादा सीरियस क्राइम होते हैं वहां पर पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, और वो होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। और इसके जस्ट अपोजिट क्या है बच्चा? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, ये पिक्चर से आपको समझ में आ रहा होगा। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस for which police officer cannot arrest accused without a warrant and cannot initiate the investigation without the permission of court. ठीक है, so non cognizable offense are less serious in nature. कभी अब पार्किंग को लेके दो पड़ोसियों के बीच में भारत में बहुत कॉमन है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब उसी एक पड़ोसी को गुस्सा है, उसने सामने वाले पड़ोसी को जोर से चाटा मार दिया है, तो अब इस पर्टिकुलर केस में ये थोड़ा लेस सीरियस क्राइम माना जाएगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में पुलिस ऑफिसर उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट करके नहीं ले जा सकते, उन्हें किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, नाउ फर्दर दूसरी जो बच्चा कैटेगरी हमें समझने की जरूरत है इन बीएनएसएस इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। तो चलिए समझते हैं इन दोनों टर्म्स में क्या है। तो कंपाउंडेबल टर्म हमें समझ में आया, कंपाउंडिंग, समथिंग रिलेटेड टू मनी, समथिंग रिलेटेड टू सेटलमेंट। ठीक है, तो कंपाउंडेबल ऑफेंस आर दोस ऑफेंस वेयर द कंप्लेनेंट इज परमिटेड बाय लॉ to enter into compromise with the accused either with or without the permission of court. ठीक है, अब समझ में आया मतलब यहाँ पे कोर्ट खुद कहती है कि आप जो अक्यूज्ड है उसके साथ आप खुद कोर्ट का टाइम भी बचाने के लिए, अपना खुद का टाइम बचाने के लिए आप दोनों आपस में ही सेटलमेंट कर लो। आप उन पे आपने जो चार्जेस लगाए आप रिमूव कर दो, आपस में आप मिलके सेटलमेंट कर लो। मॉनेटरी सेटलमेंट भी होता है। अब याद रखिए क्रिमिनल ऑफेंसेस में कंपाउंडेबल नहीं हो सकते हैं। आप कोर्ट कल को कोई जज साहब ऐसा नहीं कह सकते किसी विक्टिम को कि अरे कोई बात नहीं, आपकी फैमिली मेंबर का मर्डर तो करा है, कोई बात नहीं, चार्जेस जाने दो, एक काम करो उससे 50 लाख बदले में ले लो। भैया जो मर्डर होते, जो सीरियस ऑफेंसेस होते, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते, दैट आर राइट इन रेम, दैट आर एट पब्लिक एट लार्ज, तो इन पर्टिकुलर ऑफेंसेस में आप सेटलमेंट नहीं कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है। ये किन के लिए होते हैं? उन ऑफेंसेस के लिए जनरली जो प्राइवेट नेचर के होते हैं, जो लेस सीरियस होते हैं, सच एज कॉसिंग हर्ट, किसी ने किसी की कार डैमेज कर दी, तो इस पर्टिकुलर केस में सामने वाले पर्सन उस पर एफआईआर कर दी, तो यहाँ पर कोर्ट क्या सजेस्ट करेगी कि भैया आप उनको कॉम्पनसेशन दे दो, आपस में सेटलमेंट कर लो। ठीक है, तो ऐसे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल होते हैं। अब नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस बच्चा वो होते हैं जो ऑफेंस सोसाइटी एट लार्ज के अगेंस्ट होते हैं। थेफ्ट हो गया, मर्डर हो गया, रेप हो गया, सो एंड सो। ठीक है, सो दिस कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज, और इनको कॉम्प्रोमाइज करना कहीं ना कहीं अपने आप में क्राइम है, एंड मस्ट प्रोसीड टू ट्रायल इररिस्पेक्टिव ऑफ कंप्लेंट कंसर्न। यहाँ पे ये नहीं देखा जाता, बाद में कंप्लेनेंट खुद भी बोला अरे नहीं नहीं मुझे इस पर मर्डर का केस करना ही नहीं भैया, ये ऑफेंस पब्लिक एट लार्ज है, दूसरा पर्सन जाके एफआईआर कर सकते हैं, भले आप विक्टिम हो, आप नहीं भी केस रजिस्टर करवाना चाहो तब भी। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, मर्डर, रेप। तो यहाँ पर रेशनल क्या है, क्यों नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में कोर्ट कहती है कि हम सेटलमेंट नहीं करेंगे, बिकॉज बच्चा यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, उन्हें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। चलिए आया समझ में बेटा। अब हम समझते हैं सिंपल कि समन केस क्या होता है, वारंट केस क्या होता है। देखिए इस पर इतना पैसेज नहीं आते, कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल पे पास्ट ईयर में पैसेज देखे गए, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पे देखे गए, बट समन केस एंड वारंट केस में थोड़ा सा छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो बच्चा जो समन केस होता है वो इट रिफर्स टू क्रिमिनल केस रिलेटेड टू द minor offenses. In this cases the court issues summon to accused directing them to appear before the court. ठीक है, यहाँ पर कोर्ट जो छोटे मोटे माइनर ऑफेंसेस होते हैं यहाँ पे कोर्ट समन इशू करती कि एक बार आ जाइए कोर्ट में, अपनी पेशी दे दीजिए, अब बता दीजिए क्या दिक्कत हुई है पार्टीज के बीच में, ठीक है। तो कोर्ट बेसिकली आपको अपीयरेंस का नोटिस भेजती है, उसे हम समन केस कहते हैं। आपने देखा होगा चेक बाउंस के केसेस सेक्शन 138 के, ठीक है, जब आप सामने वाली पार्टी का पैसा नहीं देते हो तो कोर्ट आपके घर समन भेजती है, ठीक है, कि आप अपीयर हो जाओ, आप नहीं, फिर भी आप नहीं मानते हो तो फिर पुलिस ऑफिसर्स को भेजती है। अब वारंट क्या होता है बच्चा, तो वारंट कब इशू होता है जब ज्यादा कोई सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस है। इन सच केस कोर्ट इशू अ वारंट टू इंश्योर दैट अक्यूज अपीयर। यहाँ पे क्या है, इंश्योर। समन में कोर्ट सिर्फ ये इशू करता है, कोर्ट को पता है सीरियस, ज्यादा सीरियस ऑफेंस है, अक्यूज खुद आ जाएगा, लेकिन वारंट में पुलिस ऑफिसर खुद लेके जाते कि उन्हें पता है कि अक्यूज ने यहाँ पे कुछ क्राइम करा है, तो सीधे सीधे कोर्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इंश्योर करने के लिए टाइमली अपीयर हो जाए कोर्ट में, वारंट इशू होते हैं। चलिए नाउ फर्दर, अब बच्चे एक और कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, प्ली बार्गेनिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस पर कभी पैसेज आ जाए तो आप इतना घबराइएगा मत, ठीक है, टर्म भारी भरकम रख ले, लेकिन 2 मिनट का भी ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है प्ली बार्गेनिंग, ठीक है, प्लीज इसको समझ में आ रहा है आपको, प्रेयर करना। तो बच्चा प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है इट इनेबल्स अक्यूज्ड टू प्लीड गिल्टी वॉलंटरी इन एक्सचेंज ऑफ लेसर सेंटेंस, कॉम्पनसेशन टू द विक्टिम और अदर म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अक्यूज्ड यहाँ पर खुद अपनी गलती मान लेता है कोर्ट के सामने, ठीक है, कि हाँ मैंने ये क्राइम करा, ये क्राइम हो सकता है मेरी गलती से हो गया, मिस्टेकन बिलीफ से हो गया, सो एंड सो चीज। तो वहां पर वो अक्यूज खुद कोर्ट से प्रे करता है कि मैंने अपनी गिल्ट मान ली है, तो मैं अब यहाँ पर मुझे आप लेसर सेंटेंस दे दीजिए, कभी 3 साल की सजा है तो आप मुझे 1 साल की सजा दे दीजिए, सो एंड सो, ठीक है। और वो कहता है कि मैं विक्टिम को कॉम्पनसेट करने के लिए रेडी हूँ, और अदर जो भी म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स होती है। अब बच्चा सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है प्ली बार्गेनिंग के, तो याद रखिएगा जो प्ली बार्गेनिंग है सिर्फ वही उन्हीं केसेस में अप्लीकेबल होती है जहां पर पनिशमेंट 7 साल से कम हो, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन। ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन और चिल्ड्रन में आप प्ली बार्गेनिंग नहीं कर सकते, वहां पे कोई अक्यूज ये नहीं कह सकता कि हाँ मैंने इस विमेन के साथ इसको सेक्सुअली हैरेस करा था, ठीक है, अब मेरी पनिशमेंट कम कर दो, वहां पर नहीं अप्लीकेबल। और जो ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन है वहां पर भी प्ली बार्गेनिंग अप्लीकेबल नहीं होता है। यहाँ पर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये प्ली बार्गेनिंग जो इनिशिएशन होता है ये वॉलेंटरी होना चाहिए अक्यूज के द्वारा बिफोर द ट्रायल कोर्ट। ऐसा नहीं कि पुलिस ने मार मार के उसको करवाया हो, ठीक है, उस पर कोई एक्सटर्नल अंडू इन्फ्लुएंस हो। यहाँ पर खुद कौन एक्सेप्ट कर रहा है उसकी गिल्ट, द अक्यूज्ड हिमसेल्फ, ठीक है, वॉलेंटरी होना चाहिए। एंड द प्रोसेस इज कंडक्टेड इन कैमरा टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। फर्दर कोर्ट को कभी लगता है
that voluntary nature of application and after hearing the party may pass appropriate order. अब कोर्ट को लगता है कि हाँ अक्यूज वॉलेंटरी कह रहा है उसने क्राइम किया है एंड सो, और कोर्ट को कभी लगता है कि हाँ इसने कोर्ट सब फैक्ट्स सर्कमस्टेंसेस को कोर्ट को लगता है कि से हमें इसका सेंटेंस फेसर करना चाहिए, तो आफ्टर हियरिंग द पार्टी कोर्ट कैन डू सो। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आपको नहीं लग रहा मैम ऐसे तो फिर हर कोई भी क्राइम करेगा और वो कोर्ट में एक्सपेक्ट बोल देगा कि मैंने क्राइम करा उसकी पनिशमेंट कम हो जाएगी? बच्चे ये ऐसे केसेस में हर केस में अप्लीकेबल नहीं होता है। दिस इज अप्लीकेबल ओनली इन जेन्युइन केसेस, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए इंडिया में ला गया क्योंकि देखिए हमारे पास ऑलरेडी, हम पहले भी आपने द हिंदू के सेशंस देखे होंगे तो हमने देखा होगा महीने में एक आता तो आर्टिकल आ ही जाता था कि अंडर ट्रायल प्रिजनर्स की प्रॉब्लम भारत में कितने ज्यादा ऐसे प्रिजनर्स है जिनको अभी तक जिनका ट्रायल भी नहीं चालू है बिकॉज दे डोंट हैव गुड लीगल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द साइड ऑफ लॉयर्स। तो स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए जो क्रिमिनल केसेस है इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। फर्दर टू रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द कोर्ट बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास कोर्ट के पास बहुत ज्यादा प्रेशर है, एंड फर्दर टू encourage the admission of guilt in exchange of leniency thereby saving judicial resources, ठीक है। और जो ओवर क्राउडेड प्रिजन्स वगैरह तो उसकी प्रॉब्लम कम करने के लिए और रिहेबिलिटेशन करने के लिए विक्टिम्स का फिर से सोसाइटी में दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए बीएनएस, ये है एंटीसिपेटरी बेल। अब क्या होता है एंटीसिपेटरी बेल? देखिए कभी आपको ऐसा लगता है कि कल को आपने किसी के साथ आपका बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया, समवन फ्रॉम योर सोसाइटी, और वो पर्सन आपको लगता है कि वो पर्सन अब आपके खिलाफ कुछ झूठे आरोप लगाने वाला है, आपके खिलाफ वो झूठे रेप चार्जेस फाइल करने वाला है, कुछ मर्डर चार्जेस फाइल करने वाला है, आपको ये पूरी श्योरिटी, आई एम सेइंग पूरी श्योरिटी और रीजनेबल एप्रीहेंशन है, आपको डर है कि हाँ वो पर्सन ऐसा कर देगा। तो देखिए अब हमारे देश में जेल में जाना अपने आप में बहुत बड़ा टैबू है, हमारे देश में क्या हर सोसाइटी में, सिविलाइज सोसाइटी में। तो प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए, जब हमें पता है हमने वो क्राइम नहीं करा और हम पे फेक एलिगेशंस लगने वाले, तो हम पहले से ही बेल के लिए अप्लाई कर देते कि जैसे ही कभी पुलिस अथॉरिटीज हमें अरेस्ट करने भी आए तो हम उन्हें दिखा सके कि हमारे पास पहले से बेल और आपको तुरंत छोड़ दिया जाए। ये सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए, तो क्योंकि बेलेबल ऑफेंसेस में तो ऑलरेडी आपका राइट होता है बेल लेना, आपको बेल मिल ही जाएगी, ठीक है। तो बच्चा इसको समझते हैं एंटीसिपेटरी, मतलब पहले से आपने एंटीसिपेट कर लिया, आपको पता है कि आपके खिलाफ कोई फेक चार्जेस एस्टेब्लिश करने वाला है। सो इट अलाउस अ पर्सन टू सीक प्री अरेस्ट बेल फ्रॉम द सेशन कोर्ट्स और द हाई कोर्ट इन एंटीसिपेशन ऑफ अरेस्ट ऑन एक्विजिशन ऑफ कमिटेड द नॉन बेलेबल ऑफेंस। कभी आपको लगता है कोई आप पे फेक रेप चार्जेस लगाने वाला, तो पहले से हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। और कभी हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट को लगता है कि हाँ सच में आप पे कोई फेक चार्जेस, ऐसा नहीं कि मन से कुछ भी आपको लगता है कि आप पे कोई मर्डर के चार्जेस लगाने वाले, ऐसे नहीं, प्रॉपर प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आपके पास रीजनेबल एप्रीहेंशन है, ठीक है, और आपने सच में वो क्राइम ना कराओ, तो इन दैट पर्टिकुलर केस यू अप्लाई फॉर एंटीसिपेटरी बेल। और याद रखिएगा किसके लिए बच्चा? सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंस जो मोर सीरियस इन नेचर होते हैं उनके लिए। तो ये प्रोविजन था पर्सनल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिनकी आर्बिटरी और इल इंटेंशंस होते हैं उनसे, जो इनोसेंट पर्सन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए द कोर्ट में इनको सर्टेन कंडीशन। अब जब भी कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल देती है तो कोर्ट को भी मेक श्योर करना होता है कि सच में आपने क्राइम ना करो, आप देश छोड़ के ना भाग जाओ। तो कोर्ट ये मेक श्योर करती है कि आप जब भी आपको बुलाया जाएगा आप इंट्रोगेशन के लिए अवेलेबल रहेंगे और आप एविडेंसेस के साथ टेम्पर नहीं करेंगे, और विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट आप कंट्री छोड़ के नहीं जाएंगे, आप भारत छोड़ के नहीं जाएंगे। अब बच्चे ये जो एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट था ना, ये इनिशियली नहीं था, ये बहुत बाद में हमारे देश में गुरबख्श सिंह सिबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाले जजमेंट में कोर्ट ने इसको हेल्ड करा था। कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये कहा था दैट एंटीसिपेटरी बेल इज टूल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम and must be granted based on facts and circumstances of each case। और इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है
कि किस पर्सन को एंटिसिपेटरी बेल मिलेगी, किस पर्सन को एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। तो वो कैसे डिसाइड करेगी, वो कोर्ट डिसाइड करेगी हर एक पर्सन का फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख के, दैट दे विल गेट एंटिसिपेटरी बेल और नॉट। तो बच्चा 3 कंडीशन इसमें याद रखने, कब इस पे आप पैसेज आ जाए। पहली, कब आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो, जब रीजनेबल एप्रीहेंशन हो। रीजनेबल एप्रीहेंशन मतलब जो रीजनेबल कॉमन मैन को भी जो समझ में आ जाए कि हाँ आप पे सच में झूठे आरोप लगने वाले, ठीक है। दूसरा, सिर्फ और सिर्फ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के लिए ही अप्लाई कर सकते हो एंटिसिपेटरी बेल के लिए, ठीक है। एंड बच्चा तीसरा, एंटिसिपेटरी बेल आपका राइट नहीं है, ठीक है। कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको एंटिसिपेटरी बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, और वो कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस देख के केस के, ठीक है। चलिए बच्चा, अब हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट्स पे हम बढ़ते हैं। तो फटाफट देख लेते कि की चेंजेस क्या करे बीएनएस लाने, मतलब ये जो पर्टिकुलर हमने इतना अमेंडमेंट कराया, हमने प्रोविजंस चेक करे, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस लाई होगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पर फिर से हमारे 0 FIR का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था, एंड फर्दर यहाँ पर एडिशनल पावर्स दे दी गई थी रिस्पेक्टेड टू अटैचमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टीज टू द अथॉरिटीज। फर्दर जो हमने मेजर चेंज करे थे, जब हम बीएनएसएस की बात करेंगे, तो अब जब भी पुलिस ऑफिसर कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो उन्हें इन कैमरा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। जो उनका एंड्रॉइड फोन है, आईफोन है, उस पर प्रॉपर तरीके से वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, पिक्चर्स होनी चाहिए। तो ये कुछ मेजर चेंज करे थे जो एब्सेंट थे, जो हमारी पुरानी सीआरपीसी थी, क्योंकि उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी आई नहीं थी, ठीक है। तो दिस वर बिग मेजर चेंजेस दैट वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द बीएनएस। मेजरली हमने जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, जो आईटी टेक्नोलॉजी वगैरह थी, वो हमने इंट्रोड्यूस करी थी, दैट वहां पर जो हमारी चीजें लूपहोल्स है जो सीआरपीसी में, उसको हमने स्क्रैप डाउन करे थे, ठीक है बेटा। चलिए, दूसरा बच्चा हमें पता होना चाहिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मिसलेनियस लॉ में, दैट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑल्सो, ठीक है। जैसे आपके कुछ राइट्स होते हैं, तो आपकी गुडविल के भी राइट्स होंगे, आपका जो बिजनेस है उसके भी राइट्स होंगे, जो आपने कंपनी खड़ी करी है, जो जिससे लोग आपकी कंपनी को पहचानते हैं, तो उसमें हर एक जो प्रोडक्ट है, जो आपका डिजाइन है, जो आपका ट्रेडमार्क है, जो आपकी रेसिपी है, उन सब का भी हमारे देश में प्रोटेक्शन है। और उसको कौन प्रोटेक्ट करता है, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, ठीक है बच्चा। सो इसमें मेजरली जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे देश में, वो है पेटेंट्स। बच्चा पेटेंट क्या होता है, ये एक्सक्लूसिव राइट होता है जो एक इन्वेंटर को मिलता है जब वो कोई इन्वेंशन करता है। आप साइंटिस्ट है, ठीक है, आपने कोई सेमीकंडक्टर बनाया, तो सेमीकंडक्टर में जो भी आपने डिजाइनिंग यूज करी, जो भी प्रोसीजर यूज करा, सो जो आपका इन्वेंशन है, आपको उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई और उसको कॉपी पेस्ट ना कर ले। और आपका वो रजिस्ट्रेशन करवाना इंपॉर्टेंट है। कभी आपने उसको रजिस्टर नहीं कर पाया और सामने वाला फिर उसको कॉपी कर लेता है, देन यू कैन नॉट सू दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो बच्चा जो पेटेंट हमें टिपिकली बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए ग्रांट होते हैं, वो होता है 20 साल, ठीक है, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पेटेंट एप्लीकेशन। तो व्हाट आर पेटेंट? तो पेटेंट बच्चा एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू whom? The inventor for the invention that is new, inventive, capable of industrial application. So ये inventor को ये right देता है, right to prevent others from making, using, selling or importing the patented invention without their permission. आप परमिशन दे देते हो तो सर्कमस्टेंसेस अलग है, कभी आपकी परमिशन नहीं है तो आपको जो इन्वेंशन कोई आपके बिना पूछे उसको यूज नहीं कर सकता, उसको सेल नहीं कर सकता, और सेम वैसा कुछ इन्वेंशन नहीं कर सकता। ट्रेडमार्क बहुत ही सिंपल है। तो देखिए आपका जो ट्रेड होता है, नाइकी को हम कैसे जानते हो, नाइकी है थ्रू दैट टिक। मैकडी को हम एम से समझ जाते थे, ये मैकडी का बर्गर है, दिस इज द बर्गर ऑफ बर्गर किंग एंड सो। इंस्टाग्राम को भी हम एक सिंबल, ठीक है। तो एक कंज्यूमर जो होता है ना, जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीदता है तो प्रोडक्ट कैसे खरीदता है, उसके डिस्टिंक्टिव साइन देख के। तो इन साइंस का भी प्रोटेक्शन होना जरूरी है, तो उसको हम बच्चा ट्रेडमार्क के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अपना नेम प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, लोगोस प्रोटेक्ट करवा सकते हैं, सिंबल्स, कलर्स जो हमने यूज करे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉकिंग अबाउट द एप्पल, आपने एप्पल के अलावा कुछ और दूसरा एप्पल देखा है?
नो, ठीक है। so this used to identify and distinguish goods or services one seller or servicer provide from those of others. Got it? So trademark registration provides the owner with what? With exclusive right to use and mark prevent others from using similar mark in connection with similar goods or services. ठीक है बच्चे, कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा डिटेल में, ठीक है, अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ हमें जो पैसेज आ जाए उसकी रीजनिंग समझ में आ जाए उतना ही हमें समझना है। डिटेल में हम ट्रेडमार्क लॉ, पेटेंट लॉ हम एनएलयू में जाके पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चा, अब तीसरी जो चीज है कॉपीराइट। कॉपीराइट तो बहुत कॉमन वर्ड है, हर एक मूवी के स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आता है, ठीक है, हमने भी यहाँ पे लिख के रखा है, replication or other unauthorized use of this material is prohibited by the copyright laws. ठीक है, सो कॉपीराइट क्या प्रोटेक्ट करता है? जो एक ऑथर होते हैं, जो एक आर्टिस्ट होते हैं, जो म्यूजिकल, जो ड्रामा होता है, हमारी खुद की कुछ ना कुछ स्किल लगी है, जो टीचर जो आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, उनकी वहां पर मेहनत है फॉर प्रिपेयरिंग दैट पीपीटी, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कभी हमने कॉपीराइट रजिस्टर करवा ले, तो दूसरा पर्सन विदाउट आप परमिशन वो चीज पर कॉपीराइट वायलेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग पे हो सकता है, जो आपके सॉन्ग्स होते हैं उसकी लिरिक्स पे हो सकता है, सॉन्ग्स पे हो सकता है। सो बेसिकली द कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड टू whom, जो टू द क्रिएटर ऑफ वर्क, प्रोवाइडिंग देम विद एक्सक्लूसिव राइट to reproduce, distribute, perform, communicate, display their work for limited period. तो copyright typically last till the lifetime of the author plus 60 years. तो जब तक इंसान जिंदा रहता है उसका कॉपीराइट रहता है plus 60 years. ठीक है, अब बच्चा डिजाइन्स, हर एक आपने देखा होगा कोको कोला की बॉटल की डिजाइन अलग होती है, माजा की बॉटल की डिजाइन अलग होती है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की डिजाइन है आप उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हो थ्रू इंडस्ट्रियल डिजाइन। So what are industrial design? It is to protect the visual representation, appearance of an article, including its shape, configuration, pattern, ornamentation or composition of lines and colors and so and so. तो generally designs 10 साल तक प्रोटेक्ट होती है। ठीक है, अब बच्चा आता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग, बहुत सुना है हमने, करंट अफेयर सेशन में भी पढ़ा है, उस प्रोडक्ट को जीआई मिला, उस प्रोडक्ट को, तो क्या होता है ये जीआई बच्चा? तो जियोग्राफिकल, जियोग्राफी से हमें समझ में आ रहा है एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर लोकेशन से वो ओरिजिनेट हो रहा है। जब हम असम की टी की बात करते हैं, जब हम दार्जिलिंग की टी की बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ वहां पे खासियत है क्योंकि वो दार्जिलिंग से आ रही है। जब हम रतलाम की सेब की बात करते हैं, दैट इज फ्रॉम रतलाम। ठीक है, तो जब हम किसी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं, किसी गुड्स को, कि वो उस पर्टिकुलर प्लेस से ओरिजिनेट हुआ है, सो वहां पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, उस हिसाब से हम उसका जीआई रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फ्रॉम अदर अनऑथराइज्ड यूज। ठीक है, नाउ ट्रेड सिगरेट्स को आप प्रोटेक्ट करवा सकते हो। सो आईपीआर के लिए मेजर जो लॉ देश में वो है पेटेंट एक्ट 1970, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट 1957, Design Act 2000 and newly introduced Geographical Indication of Goods and Registration and Protection Act of 1999 among others. So this is important. ये miscellaneous topics बहुत बार previous year CLAT में देखे गए। अब दूसरा बच्चा, when you're talking about the Information Technology Act 2000, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आपने इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है डेटा प्रोटेक्शन, करंट अफेयर के सेशंस में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, सो जब मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ तो बच्चा ये पूरी एक सिग्निफिकेंट लीगल फ्रेमवर्क है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए और साइबर क्राइम से विक्टिम्स को बचाने के लिए। जब भी कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको हम किसमें डील करते हैं? हम उसे आईटी एक्ट से डील करते हैं। तो आपका दिन ब दिन जो ई कॉमर्स बढ़ता जा रहा है, आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमें हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसको अपडेट करने की जरूरत पड़ती रहती है। इसीलिए हर साल जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस अपडेशन आते हैं। ठीक है बच्चा, सो दिस आर बेसिक थिंग्स यू मस्ट बी नो। देन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक्सक्लूसिवली प्रोटेक्ट्स द विमेन अगेंस्ट द वायलेंस। अब विमेन से यहाँ पे सिर्फ
मैरिड विमेन की बात नहीं हो रही बच्चा, जो भी सेम हाउस होल्ड में रह रही है, ठीक है, हर एक विमेन को प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से। हमें ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ हस्बैंड एंड वाइफ के बीच के रिलेशंस को यहाँ पे नहीं, मदर ऑफ सन इज प्रोटेक्टेड इन दिस पर्टिकुलर केस, कोई डॉटर है वो भी प्रोटेक्ट होती है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के, सो एंड सो द विमेन अंडर द सेम शेयर्ड हाउस होल्ड, जो एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, ठीक है। तो इतनी मुझे लगता है आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ गई होगी व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द मिसलेनियस लॉ। नाउ अगेन, अब जब हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स में मिसलेनियस टॉपिक्स निकालेंगे तो अगेन एनवायरमेंटल लॉ, ये आपके फंडामेंटल राइट से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी से भी कनेक्ट करता है, ठीक है। तो बच्चा एनवायरमेंटल लॉ की जब आप बात करेंगे तो इसमें भी पास्ट ईयर प्लेट में क्वेश्चन देखे गए, तो इसमें दो टॉपिक आपको समझने की बहुत जरूरत है, एक है पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल, ठीक है बच्चा। तो पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हमारा एनरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में आया था। तो ये प्रिंसिपल सिंपल सी बात कहता है कि जो पॉल्यूट करा, जिससे एनवायरमेंट का सत्यानाश करा, तो उसे ही अब एनवायरमेंट की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, और उसे जितना उसने एनवायरमेंट को खत्म करा, जितना उसने एनवायरमेंट को हार्म करा, उतना वो हमें कॉम्पनसेशन दे दे, उतना वो उसकी कॉस्ट बियर कर ले। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल, ये डॉक्ट्राइन ये कहीं पे लॉ में नहीं, आप मुझे पूछोगे मैम कौन से बैरक में लिखा है पॉल्यूटर पे, तो मैं नहीं बता पाऊंगी बच्चे। डॉक्ट्रिन है जो हमने अलग अलग जुरिस्प्रूडेंस अलग अलग केसेस से निकाली है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड करा था दैट इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन and they must pay for remediation of the environment। तो जो भी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, कभी वो वहां पे पोल्यूट कर रही है तो वो उनकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट दे शुड पे, और वो एनवायरमेंट को इसलिए उनसे पे मांग रहे ताकि हम एनवायरमेंट को फिर से ठीक कर सके, फिर से रीजनरेट कर सके। नाउ अगेन इसी के साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट हमारे साथ आता है, वो है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल सीधा सा कहते हैं प्रिकॉशन, मतलब पहले से ही इंडस्ट्रीज को बता दिया जाए, उन पे कंप्लायंसेस लगा दे, उससे पहले कि वो एनवायरमेंट को खत्म करे, एनवायरमेंट को हार्म करे, आप पहले से ही उन्हें प्रिकॉशनरी मेजर्स दे दो, आप पहले से ही उन्हें बता दो कि कभी आपने कोई एनवायरमेंटल डैमेज करा सो यू हैव टू पे। तो पहले से आप कैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हटाओगे, तो कंपनीज को प्रिवेंट करो पोल्यूशन करने से, लॉ के थ्रू आप कंप्लायंसेस बनाओ, उन्हें प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दो कि प्लांट ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपके पास ये चिमनीज होनी चाहिए, फिल्टर्स होने चाहिए, ये पर्टिकुलर मशीनरी होनी चाहिए। तो ये प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल बताता है। So this principle implies that in absence of scientific certainty, a step must be taken to prevent environmental degradation। जो वेलोर सिटीजन का केस था उसमें ये वाला प्रिंसिपल हमारे सामने आया था। अब बच्चा एक होता है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, MC मेहता एंड कमलनाथ केस। तो इस पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन में सीधा सीधा ये कहा था दैट जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं हमारे, एयर, सी, वाटर, फॉरेस्ट, These are very very important for the people as a whole, और इनको कहीं ना कहीं अनजस्टिफाइड तरीके से प्राइवेट ओनरशिप कभी इन पर आ जाएगी तो इन रिसोर्सेस का डैमेज बहुत ज्यादा और बढ़ जाएगा। सो हमें कहीं ना कहीं इफ यू आर यूजिंग दिस पब्लिक रिसोर्सेस तो आपकी एटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप वो रिसोर्सेस को सस्टेनेबल तरीके से यूज करो, बिकॉज ये पब्लिक रिसोर्सेस है, ये कोई प्राइवेट कंपनी के रिसोर्सेस नहीं है, ठीक है। सो इट इज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द पीपल एज द होल दैट इट वुड बी होली अनजस्टिफाइड टू मेक देम सब्जेक्ट ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। कल को आप पूरे अंबानी को देश के जंगल नहीं दे सकते हो, यू कैन नॉट गिव दिस टू अडानीज। कभी हो भी रहा है हमारे देश में कहीं ना कहीं, ये तो ये बहुत गलत है। जो माइनिंग है, जो आप पूरी प्राइवेट ओनरशिप का भी आप उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन है इसका वायलेशन है, क्योंकि जो पानी है, जो हवा है, जो वाटर है, मैंने ऐसा कहीं पर सुना था कि जो नेक्स्ट डिस्प्यूट होने वाला है दैट विल द वॉर, इट विल बी द वॉर फॉर वाटर, ठीक है। और वाटर, क्योंकि बहुत जो प्राइवेट कंपनीज है उन्होंने वाटर पे अपना कंट्रोल कर लिया और धीरे धीरे देश में फॉरेस्ट पर भी कंट्रोल कर रही है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या देखने को मिल रहा है, इससे पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन का वायलेशन, ठीक है। नाउ एब्सोल्यूट लायबिलिटी,
हमें एब्सोल्यूट लायबिलिटी समझने की जरूरत है। वी हैव डेल्ड इन डिटेल अबाउट द स्ट्रिक्ट एंड द एब्सोल्यूट, वेरी थिन लाइन डिफरेंस। 2 मिनट में हम सेशन एंड करने वाले, फटाक से सुनिएगा। देखिए क्या पढ़ा था हमने, दोनों केसेस में क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हैजार्डियस चीज आपने अपनी लैंड पे रखी, आपने नॉन नेचुरल यूज करा तो यू विल बी लाइबल, कभी वो चीज एस्केप हो जाती है। बस इतना सा डिफरेंस था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस थे, एक्ट ऑफ गॉड, डैमेज बाय थर्ड पार्टी, द प्लेंटिफ ओन कंसेंट एंड सो ऑन, सो एक्सेप्शन। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी में जो डिफेंडेंट होते हैं वो कंप्लीटली लाइबल होते हैं, उनका कोई डिफेंस कोर्ट में नहीं सुना जाता है कि एक्ट ऑफ गॉड की वजह से ये वाली चीज हुई है, सो एंड सो। उन्होंने वो हैजार्डियस चीज करी, उन्होंने नॉन नेचुरल ऑफ यूज लैंड करा, सो दैट दे विल बी कंप्लीटली लाइबल अंडर द एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है बच्चा, इतना समझ में आए। जो नेक्स्ट लीगल रीजनिंग का सेशन होने वाला, विल सॉल्व डिटेल पैसेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक्स, सो प्लीज डू फॉलो।